Hello everyone, I am Yamini Tukrali, your biology mentor for classes 11th and 12th at Adda 24/7 School and I welcome you all to Adda 24/7 School। तो बच्चों आज हम लोग वन शॉर्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर आपने इसके डिटेल्ड सब टॉपिक्स देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। सो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स हमारे कैसे कैसे ह्यूमन के यूज में आते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इन दी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की जब हम बात करें, कौन से माइक्रोब सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली हमारे साथ ही में यूज होते हैं, एक तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच इज लैक्टोबैसिलस, जो कि मिल्क प्रोटीन्स के अंदर यूज होता है। So starting off with the introduction, microbes they are present everywhere. As we know that microbes हमारे हर जगह पे मौजूद होते हैं, in the soil, water, air, inside our bodies and that of other animals and the plants. They are present at sites where no other life form could possibly exist. तो the sites such as the deep inside the geysers के भी deep में present होते हैं, where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil, under the layers of snow, several meters thick and in highly acidic environment. Acidic environments के अंदर भी जो है हमारे ये microbes मौजूद होते हैं। So microbes they are diverse protozoa, bacteria, fungi and microscopic plant viruses, viroids and prions that are proteinaceous infectious agent। हमेशा जब भी हम लोग microbes की बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि these are harmful, बट ऐसा कुछ नहीं है। हार्मफुल के साथ साथ वो बेनिफिशियल भी होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग वही बेनिफिट्स जो हम इन माइक्रोब्स से डिराइव करते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स देखने जा रहे हैं। सो माइक्रोब्स लाइक द बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई दे कैन बी ग्रोन ऑन द न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म द कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। सो सच कल्चर्स दे आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दे कैन ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट हमेशा हमने ये नहीं सोचना कि हाँ माइक्रोब्स जो हैं हमारे हार्मफुल ही होते हैं, जरूरी नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दे कैन बी हार्मफुल और दे कैन बी बेनिफिशियल। सो कॉमन एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया, जब हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं हमारा कॉमन एग्जांपल आता है लैक्टोबैसिलस एंड द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि मिल्क के अंदर ग्रो करके उसको कन्वर्ट करता है इनटू द कर्ड। So during the growth, the lactic acid bacteria it produces acid that coagulate and they partially digest the milk protein. So a small amount of curd when added to the fresh milk, it acts as an inoculum or a starter and it contains millions of lactic acid bacteria. Suitable temperature पे उनको जो है मल्टीप्लिकेशन करनी होती है जिससे कि वो मिल्क को कन्वर्ट करते हैं इनटू कर्ड, जो कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12। तो हमारे कर्ड के अंदर न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से मोर न्यूट्रिशन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम दी मिल्क। मिल्क में इतना नहीं होता न्यूट्रिशन, जबकि कर्ड के अंदर ज्यादा होता है। So in our stomach too, the lactic acid bacteria play a very beneficial role in checking the disease causing microbes. So the dough, सेकेंड हमारा मिल्क के बाद आता है डो, जो कि हमारा फूल रहा होता है, विच इज मेकिंग फॉर फूड सच एज डोसा एंड इडली। वो किसकी वजह से फर्मेंट होता है? इट इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। और जो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है ना डो की, आप बोलते हो कि डो फूल रहा है, वो फूलता क्यों है? बाय द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई भी डो अगर फूल रहा होता है उसके अंदर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है। सो सिमिलरली इडली और डोसे के साथ साथ जो डो हमारा ब्रेड के अंदर यूज होता है वो भी जो है हमारा बेकर्स ईस्ट से बनता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रूअर्स ईस्ट, क्योंकि ये हमारे आगे ड्रिंक्स फर्मेंट करने में भी मदद करता है। अभी के लिए हम लोग इसे बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, विच इज द सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सो अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड दे आर ऑल्सो मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द माइक्रोब। फॉर एग्जाम्पल टॉडी विच इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, वो भी जो है फर्मेंटेशन ऑफ द सैप फ्रॉम द पाम से बनता है। So microbes they are used to ferment fish, soybean, bamboo shoots, जिसकी वजह से वो फूड बनाते हैं। So cheese which is the one of the oldest food items जिसके अंदर microbes यूज हुए थे। So different varieties of cheese are known depending on their texture। हर चीज का टेक्सचर जो है वो अलग होता है, फ्लेवर अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। The specificity it comes from the microbes used. For example, the large holes in Swiss cheese, they are because of the production of the large amount of carbon dioxide. तो जब हम लोग
स्विच चीज को देखते हैं तो उसके अंदर जो हमारे लार्ज होल्स होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बैक्टीरियम नेम प्रोपेनियोबैक्टीरियम शार्मानी। जो रॉकवीफोर्ड चीज होती है वो भी राइपेंड होती है बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम, जिसकी वजह से उनका जो है पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। सो जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आते हैं तो जैसे जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारे स्मॉल स्केल पे हम लोग जो है माइक्रोब्स यूज करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, उन्हीं माइक्रोब्स को जब हम लार्ज स्केल पे ग्रो करने लगे वो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ जाता है। सो माइक्रोब्स दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस, बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स, दे आर सम ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल्स। सो प्रोडक्शन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल इट रिक्वायर्स ग्रोइंग द माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स नोन एज द फर्मेंटर्स। सो माइक्रोब्स स्पेशली द ईस्ट, वो भी जो है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम में यूज होता है, जो कि वही हमारी बेकर्स ईस्ट होती है, जो कि हमारी होती है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जो बेकर्स ईस्ट भी होती है और इसे हम ब्रूअर्स ईस्ट भी इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि ये बेवरेजेस भी प्रोड्यूस करती है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल विच इज यूज फॉर द फर्मेंटेशन, हम लोग बता सकते हैं कि प्रोसेसिंग कैसी होगी और डिफरेंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स कैसे बनेगी। एक हमारी बनेगी विद डिस्टिलेशन और एक हमारी बनेगी विदाउट डिस्टिलेशन। जो विद डिस्टिलेशन वाली होगी उसके अंदर अल्कोहल कंटेंट हमारा ज्यादा होगा, उसके अंदर अल्कोहल ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल विस्की, ब्रांडी, रम, है ना। और वहीं जो विदाउट डिस्टिलेशन बनेगी जैसे कि वाइन और बियर, इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट हमारा कम होता है। सो एंटीबायोटिक्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स, जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी होती है ऑफ द 20th सेंचुरी, एंड इसकी में क्या है, ह्यूमन सोसाइटी का वेलफेयर हुआ है। सो एंटी इज अ गीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो इट मीन्स लाइफ, सो टुगेदर दे मीन अगेंस्ट द लाइफ। सो वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द पैथोजन। एंटीबायोटिक्स against life of the pathogen, or for humans they are pro life, that is for their life. So antibiotics, they are chemicals which are produced by some microbes which can kill or retard the growth of other disease causing microbes. सबसे पहला हमारा जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था वो था पेनिसिलिन। कैसे हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफेलोकोकाई पे बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक मोल्ड जो है वो ग्रो कर रहा है और वो जहाँ पे ग्रो कर रहा है वहाँ पे स्टेफेलोकोकाई हमारी ग्रो नहीं कर पा रही। सो उन्होंने बोला कि ये जो मोल्ड से केमिकल आया उसको उन्होंने पेनिसिलिन का नाम दिया और आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। So, however, its full potential as an effective antibiotic is what established by the Ernest Chain and Howard Florey। और ये कब, ये एंटीबायोटिक कब यूज हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में अमेरिकन सोल्जर्स जो थे they were wounded, ठीक है, they were wounded। So they have, like basically the antibiotics, they have improved our capacity to treat the deadly diseases like the whooping cough, प्लेग, डिप्टीरिया, लेप्रेसी, ये सारे के सारे जो है हमारे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ने ही ट्रीट किए हैं। तो आजकल तो हमारी जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है अगेंस्ट दिस एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत पहले से आ रही है। सो माइक्रोब्स इन केमिकल्स, एंजाइम्स एंड द अदर मॉलिक्यूल्स, so they are used for the commercial and the industrial production of certain chemicals like the organic acids, alcohols and enzymes। so acid producers हमारे हैं Aspergillus niger, सबसे पहले जो fungus है it produces citric acid, Acidobacter aceti which produces acetic acid, Clostridium botulicum which produces butylic acid, and Lactobacillus which forms lactic acid। तो यीस्ट जो कि हमारा सैक्रोमाइसिस सर्विसी है वो इथेनॉल भी प्रोड्यूस करता है और वो साथ साथ में हमारा बेकर्स यीस्ट भी है। लाइपेजेस दे आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, जो कि ऑयली स्टेन्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। बाकी जो स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस एंड इट इज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एज द क्लॉट बस्टर। किसी को भी अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनते हैं उसको कैसे रिमूव करते हैं, बाय द स्ट्रेप्टोकाइनेज which is produced from the streptococcus। so दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो कि है हमारा साइक्लोस्पोरिन ए, वो हमारा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। जैसे कभी भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें जो है इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म।
स्टैटिन्स जो होते हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द मोलस्कस परप्यूरियस, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं। ये कंपिटिटिवली बाइंड करते हैं टू द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोब्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सो जो मेजर हमारा वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। अब हम बोलें कि हमारा जो वेस्ट वाटर निकला उसके अलावा में हम वाटर यूज़ करें तो इतना वाटर नहीं है कि हम लोग उसे बार बार ही वेस्ट करके और कंज्यूम नया वाटर करें। उसी वेस्ट वाटर को भी रिसाइकिल करना पड़ता है, तो उसी रिसाइकलिंग में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं, सो इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है जिसके अंदर माइक्रोब्स भी होते हैं विच आर पैथोजेनिक। So a huge quantity of sewage or urban waste cannot be discharged into the natural water bodies. उससे पहले उसको treat करना पड़ता है. So before treatment, the sewage it is treated in sewage treatment plants which is STP, जिसकी वजह से वो less polluting होता है. So treatment it is done by the heterotrophic microbes which are present in the sewage. सो ये जो हमारा ट्रीटमेंट होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, जो फिजिकल रिमूवल होता है हमारा पार्टिकल्स का बाय दी फिल्ट्रेशन एंड दी सेडिमेंटेशन। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, फ्लोटिंग डेब्रिस इट इज रिमूव्ड, ठीक है। उसके बाद में जो ग्रिट है, जो सॉइल और स्मॉल पेबल्स है, दे आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन, जब जो हम उस वाटर को जो है सेटल डाउन करने के लिए रखते हैं। सो ऑल द सॉलिड्स दैट सेटल दे फॉर्म द प्राइमरी स्लज। तो अब ये हमारा हाँ, सो जब हमारा ये ऐसे सेडिमेंट हो जाता है, जो ये हमारा नीचे सेडिमेंट हुआ हुआ सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम लोग प्राइमरी स्लज बोलते हैं, और जो ऊपर वाला है उसे क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट बोलते हैं, जो कि क्लीन हो गया है। उस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम लोग जो है आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पास ऑन कर देते हैं और जो हमारा स्लज है उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर हमारा आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको पास किया जाता है इन दी लार्ज एरेशन टैंक्स, जहां पे ये कॉन्स्टेंटली एजिटेट होते हैं और एयर उसके अंदर आती है। अब वो कॉन्स्टेंटली एजिटेट हो रहे हैं, एयर अंदर आ रही है, तो वहां पे हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाएगी, है ना। In it they are grown into flocks which are the bacteria which are associated with the fungal elements to form mesh-like structures. So while growing these microbes, they consume a major part of the organic matter in the effluent. ठीक है। सो ये हमारा होता है सेकेंडरी क्लैरिफायर के अंदर क्या होता है, हमारे जो है माइक्रोब्स ग्रो करने लग जाते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। सो जब वो जो हमारे माइक्रोब्स है उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, ऑर्गेनिक एक्सक्रीटा के अंदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर फीड कर रहे होंगे, वो क्या रिड्यूस करते हैं, हमारा BOD विच इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच वुड बी कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर it were to be oxidized by the bacteria. So the sewage water it is treated till the BOD it is reduced. So BOD basically polluted water का अमाउंट बताता है, जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे BOD कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, पोल्यूशन कम होता जाएगा, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट तो कम होता जा रहा है, ठीक है। सो द BOD टेस्ट इट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर, एंड thus indirectly BOD it is a measure of the organic matter which is present in the water. So the greater the BOD, the greater its water polluting potential. जब BOD जो है इट इज रिड्यूस्ड, जो इफ्लुएंट है उसको पास कर देते हैं इनटू द सेटलिंग टैंक, जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स को जो है उसको सेडिमेंट होने देते हैं, एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। तो जो ये हमारा है, ये हमारा जो एक्टिवेटेड स्लज है, हमारे बैक्टीरियल फ्लॉक्स है, आफ्टर द वाटर इट इज ट्रीटेड, और वाटर सेकेंडरी क्लैरिफायर से के आगे जाता है, उसमें डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है और फिर उसको जो है सरफेस वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। सो द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इट इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स. So other kinds of bacteria which grow anaerobically, they digest the bacteria and fungi in the sludge. So during this digestion, the bacteria they produce a mixture of gases known as the methane. जो bacterial flocks grow कर रही हैं, वो mixture of gases produce करती है, जैसे कि मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये गैसेस क्या बनाती हैं, ये गैसेस हमारी क्या बनाती हैं, बायोगैस बनाती हैं, जो कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। So the Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action and Yamuna Action Plan, जिनके अंदर जो है हम लोग मेजर रिवर्स को पोल्यूशन से बचाना है और उनको जो है ट्रीटमेंट देना है।
सो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जैसे कि मैंने बताया जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं विच आर यूज्ड एज अ फ्यूअल. सो बायोगैस इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, predominantly methane होती है which is produced by the microbial activity and it can be used as a fuel. So this type of gas produced by depends upon the microbes and the organic substrates. So कुछ बैक्टीरिया जो कि anaerobically grow करते हैं on the cellulosic material, they produce large amount of methane along with carbon dioxide and hydrogen. So these bacteria, they are collectively called as methanogens, and one common bacteria is the methanobacterium. So they are commonly found in the anaerobic sludge during the treatment, sewage treatment के time पे. These bacteria, they are also present in the rumen of the kettle क्योंकि these are cellulosic digestic enzyme. तो जब ये बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं इन द र्यूमेन ऑफ द केटल, उसके बाद में जो एक्सक्रीटा ऑफ द केटल होता है विच इज कॉमनली नोन एज गोबर, इट इज रिच इन दिस बैक्टीरिया. So dung, it can be used for the generation of the biogas which is commonly known as gobar gas. So biogas अगर हमें बड़े स्केल पे ग्रो करना है तो हम उसे बायोगैस प्लांट के अंदर करते हैं which is 10 to 15 feet deep. उसके अंदर क्या होता है, बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है और स्लरी ऑफ डंग इट इज फेड. सो अ फ्लोटिंग कवर इट इज प्लेस, जो ये फ्लोटिंग कवर है ये प्लेस होता है, जितनी ज़्यादा यहाँ पे गैस बनेगी ना ये उतना राइज होता जाएगा. सो द बायोगैस प्लांट इट इज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू द पाइप टू सप्लाई द बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस. The spent slurry it is removed through another outlet and may be used as a fertilizer. Slurry यहाँ पे जाती है, it can be used as a fertilizer, और यहाँ पे जो है it is used as a gas. So cattle dung it is available in large quantities in rural areas where the cattle it is used for variety of purposes. So it is basically used in rural areas. So the technology of biogas it was developed in India because of the efforts of the Indian Agriculture Research Institute and Khadi and Village Industries Commission. Next हमारा आता है microbes as biocontrol agents. जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, दे रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो इसलिए माइक्रोब्स को इम्प्लीमेंट किया गया है फॉर यूजिंग एज द बायो कंट्रोल एजेंट्स. बायो कंट्रोल इट इज बेसिकली द यूज ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड्स जिसकी वजह से हम लोग प्लांट डिजीजेज और पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. सो दीज आर बेसिकली यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट्स ही यूज़ करते हैं. जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो बायो कंट्रोल एजेंट्स ही यूज़ करते हैं. सो इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स दे हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ द केमिकल्स. सो दीज केमिकल्स विच वी यूज नाउअडेज दे आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल अलाइक एंड हैव बी पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप प्लांट सब कुछ जो है वो करते हैं. सॉइल भी इसी वजह से पोल्यूट होती है. सो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड द डिजीजेस. सो देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स. ठीक है. So the organic farmer it works to create a system जहाँ पे जो insects है that's commonly known as the pest, they are not eradicated but they are kept at a manageable level क्योंकि कई जो होते हैं हमारे लिए beneficial भी होते हैं. By how they are kept at manageable levels? By a complex system of check and balances. So organic farming it seeks to develop an understanding of the webs of interaction. क्योंकि अगर हम किसी इंसेक्ट को मार के हटा देते हैं, इरेडिकेट कर देते हैं तो वो फूड वेब को डिस्टर्ब करेगा. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर बेसिकली यही सिखाया जाता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल पे कैसे डिपेंडेंट रहता है और कैसे जो है दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. सो ऑर्गेनिक फार्मर दे होल्ड्स द व्यू दैट द इरेडिकेशन ऑफ द क्रीचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब एज द पेस्ट दे आर नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल for them without the beneficial predatory and the parasitic insect. So important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field. हमें सबसे पहले पता चलना चाहिए कि फील्ड में जो भी इनहैबिट कर रहा है वो सारी की सारी लाइफ फॉर्म से हमें जो है फेमिलियर होना पड़ेगा, जिसमें प्रेडेटर्स भी आएंगे, पेस्ट भी आएंगे, देयर पैटर्न्स, देयर लाइफ साइकिल्स, ये सारे के सारे उसके अंदर ही आएंगे. So the very familiar beetle with the red and the black markings, the ladybird and dragonflies, they are useful to get the rid of the aphids and mosquitoes respectively. तो कैसे हमने दूसरा इंसेक्ट को लिया, उसको इंट्रोड्यूस किया और वो जो है उस दूसरे इंसेक्ट पेस्ट को भगा रहा है.
हम लोगों ने कोई केमिकल ऐड नहीं किया। तो बायो कंट्रोल एजेंट सबसे पहले हमारे आते हैं लाइटिक एंजाइम्स, दूसरे हमारे आते हैं साइडारोफोर प्रोडक्शन, देन आते हैं हमारे एंटीबायोटिक सेक्रीशन, हाइपर पैरासिटिज्म, इंड्यूस्ड बेनिफिशियल चेंजेस इन द माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। ठीक है, इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंट, या तो हम प्लांट के अंदर ही जो है रेजिस्टेंट इम्पार्ट करें, नेक्स्ट हम लोग एंटीबायोटिक सिक्रीट करें जिसकी वजह से पैथोजन डेड हो जाए, देन लाइटिक एंजाइम्स हो प्लांट्स के अंदर जो कि अगर कोई भी इंसेक्ट खाए वो उसका लाइसिस हो जाए, या फिर हाइपर पैरासिटिज्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारा बीटी का है, विच इज बैसिलस thuringiensis। सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर दी बैक्टीरिया जो कि एक टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं विच इज दी बीटी टॉक्सिन, और जब ये टॉक्सिन इंसेक्ट्स इंजेस्ट करती हैं तो उनके गट में जाके ये एक्टिवेट होकर उनके गट के अंदर होल्स कर देता है और अल्टीमेटली द इंसेक्ट डाइज, है ना। सो दीज आर sprayed on the plants such as brassica and the fruit trees which are eaten by the insect larvae. See, these are highly specific. जिस इंसेक्ट को इन्होंने मारना है ये उसी को मारेंगे, अगर कोई और इंसेक्ट इन्हें इंजेस्ट कर लेगा तो उसमें जाके ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें जाके ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बेक्यूलो वायरस का, जो कि अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को और अदर आर्थ्रोपोड्स को। जो मेजॉरिटी ऑफ द बेक्यूलो वायरस है दे आर द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, दे आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस एंड दे आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक insecticidal applications, and they have shown to have no negative effect on the plants, mammals, birds, fish and non-target insect. तो जो ये हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं दीज आर हाईली स्पेसिफिक, जिसको मारना है ये बस उसी को मारते हैं, किसी और पे अटैक नहीं करते हैं। जो ये हमारा है ये बीटी का है, इंजेक्शन ऑफ द ओक्यूलेटर वायरस बाय द लार्वे, डिसॉल्विंग ऑफ द प्रोटीन कैप्सूल इन द मिडगट, रिलीजिंग ऑफ द वायरल विरियॉन्स, दे इन्फेक्ट द लार्वे थ्रू द मिडगट सेल्स, replication inside the host, forming of new occluded virus or death of the larvae and releasing of the occluded virus to the environment. So it is used in the, they are being conserved by the integrated pest management. ठीक है, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको कहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है, इन द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम। ठीक है, देन हमारा आता है माइक्रोब्स एज दी बायो फर्टिलाइजर्स। जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज करने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी यूज करते हैं, हम उसकी जगह पे बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज कर सकते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सो मेन सोर्सेज क्या है हमारे, बैक्टीरिया, फंजाई एंड दी साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा आता है जो नोड्यूल्स होते हैं हमारे रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स में, दे फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द राइजोबियम। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको प्लांट के अंदर इम्पार्ट करते हैं, सो प्लांट दे कैन यूज इट एज अ न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दे आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एजिडोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर। तो ये सॉइल की न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन क्वांटिटी बढ़ाते हैं। So fungi, they are also known form to the symbiotic association with the plants, mycorrhiza. तो fungi क्या करते हैं, they absorb phosphorus from the soil और वो plant को पार्ट भेज देते हैं। In turn, the plants they display the benefits of resistance to shoot-borne pathogen, tolerance to salinity, drought, overall increase in plant growth and the development. So cyanobacteria, they are the autotrophic microbes which are widely distributed in the aquatic and the terrestrial environment, and many of which can fix the atmospheric nitrogen. For example, the Anabaena, Nostoc, Oscillatoria. So cyanobacteria, they can also in paddy field act as a biofertilizer. They add organic matter to the soil और increase करते हैं fertility को। तो बच्चों ये थे हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपने बहुत सारे इसके जो है एडवांटेजेस पढ़ लिए हैं। इसके डिटेल सब टॉपिक्स के लिए आप लोग मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।